गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इतिहास तरंग में। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है और इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की श्रृंखला के अंतर्गत हम 12 नंबर की सीरीज तक पहुंच चुके हैं। आज फिर एक बार हम आपके सामने एक एमसीक्यू की एक नई टेस्ट श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। एमसीक्यू 13 नंबर की सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज कहीं ना कहीं आपके ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक साबित हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम एमसीक्यू 13 नंबर की सीरीज की तरफ। लेकिन इससे पहले कि हम एमसीक्यू 13 नंबर की सीरीज के सवाल और प्रश्न आपके सामने रखें, हम 12 नंबर की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की आंसर शीट आपके सामने रख देते हैं ताकि आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकें। आपके सामने स्क्रीन पर एमसीक्यू 12 नंबर के टेस्ट सीरीज के आंसर सेट रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं इन 15 प्रश्नों के उत्तर को आपके सामने रख देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू 13 नंबर की सीरीज की तरफ। भारत में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है, बहुत आसान सा प्रश्न था, पुर्तगाली। आपका उत्तर होगा ए। दूसरा सवाल था, वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने पर कब सफलता पाई? बहुत ही आसान प्रश्न, आपका उत्तर होगा बी, 1498 ईस्वी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सभी जानते हैं 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आपका जो उत्तर होगा वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी है, तो इसका उत्तर सी होगा। चौथा प्रश्न है, किस वर्ष चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? ये सवाल रिपीट किया जा चुका है और 1668 ईस्वी में जो ब्रिटिश शासक थे चार्ल्स द्वितीय, जिनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, तो उसके एवज में ये बंबई का द्वीप पुर्तगालियों ने दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में। पांचवा सवाल था, निम्नलिखित में से कहां फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की? सभी जानते हैं सूरत, इसका सही उत्तर है डी उत्तर होगा आपका। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रजनी पामदत्त की प्रमुख रचना है? रजनी पामदत्त ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के नाम बताने थे इन 4 विकल्पों में से। इंडिया टुडे एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, विशेषकर औपनिवेशिक भारत का इतिहास जानने के लिए बहुत अच्छी किताब है ये इंडिया टुडे। वो मैगजीन आप ना समझिएगा। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की बहुत पॉपुलर किताब है और ये बहुत फेमस है, विशेषकर औपनिवेशिक शासनकाल की इकोनॉमिक हिस्ट्री जानने के लिए, आर्थिक इतिहास जानने के लिए। सातवां प्रश्न है, भारत में श्रेष्ठता को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कुल कितने युद्ध हुए? सभी जानते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, तो आपका सही उत्तर होगा बी। डुप्ले कौन था? डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था, आपका सही उत्तर होगा ए। 9वां प्रश्न था, कालकोठरी की घटना किससे संबंधित है? तो कालकोठरी की घटना सभी जानते हैं कि पलासी के युद्ध के समय कालकोठरी की घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा, और जब अगली सुबह वो कमरा खोला गया था तो उसमें से 3 अंग्रेज बचे हुए थे, बाकी सारे अंग्रेज मर चुके थे दम घुटने की वजह से, जिसको हम कालकोठरी की घटना या अंग्रेजी में ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं।
10वां सवाल था, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सुजाउद्दौला जो था वो अवध का नवाब था 1764 के समय, जब बक्सर का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो पलासी का युद्ध जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। 22 जून की वो घटना है जिस दिन यह युद्ध प्रारंभ हुआ था। पलासी का युद्ध एक सैनिक मुठभेड़ से कहीं अधिक था। यह किसका स्टेटमेंट है? यह बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट है रमेश चंद्र मजूमदार का, आरसी मजूमदार का। तो आपका सही उत्तर होगा डी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का सबसे शक्तिशाली नवाब था? जो 4 विकल्प दिए गए उन विकल्पों में से ही आपको चयन करना था। तो इन विकल्पों में से सबसे बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली नवाब माना जाता है मीर कासिम को। तो आपका सही उत्तर होगा सी। 14वां प्रश्न था, पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब की सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल की सेना यानी सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। सही उत्तर होगा बी। 15वां सवाल, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो पलासी के युद्ध की घटना को यदि आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो नया नवाब बना उसका नाम था मीर जाफर, क्योंकि सेनापति को मिला लिया था अंग्रेजों ने अपने पक्ष में और ये वादा किया था कि सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर ही होगा। तो इस तरह से 15 सवालों के ये उत्तर थे जिसकी हमने चर्चा की और आप अपने आंसर से इसको मिलान करके आप हमें बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार तो कम से कम 100% आपका उत्तर सही होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है, क्योंकि प्रश्न बहुत इजी पूछे गए थे, बहुत आसान पूछे गए थे। अब चलते हैं हम MCQ 13 नंबर की सीरीज की ओर। आधुनिक भारत के कालखंड से यह प्रश्न श्रृंखला भी है। प्रश्नों की यह श्रृंखला भी आधुनिक भारत के इतिहास से ही जुड़ी हुई है। लगभग हम कोशिश करेंगे कि 15 MCQ टेस्ट की जो सीरीज है वो मॉडर्न हिस्ट्री से उठाकर हम चलें, ताकि लगभग अधिकांश मॉडर्न इंडिया से जुड़े हुए सवाल आप तक पहुंच जाएं और आप उसको भली भांति समझ सकें। तो आइए चलते हैं MCQ 13 नंबर की सीरीज की ओर। 15 सवाल हैं, यहाँ पर भी 15 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताने हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा MCQ टेस्ट सीरीज नंबर 13 का पहला सवाल है, बंगाल का नवाब बनने के पश्चात मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? 4 विकल्प है, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और मुंगेर। दूसरा सवाल है, पटना हत्याकांड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत का युद्ध। तीसरा सवाल है, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, अंग्रेजों और सुजाउद्दौला के बीच, अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच, या इन सभी के बीच। चौथा प्रश्न है, अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब संपन्न हुई? 4 डेट दिए गए हैं ABCD: 16 अगस्त 1764, 16 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1764, 12 अगस्त 1765। इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 5वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई? ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई? 1790, 1791, 1793 और 1780। 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 7वां प्रश्न है MCQ 13 नंबर की सीरीज का 7वां प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि लगान की दर कितनी निर्धारित की गई थी? 4 विकल्प है, 9/10, 3/4, 1/6 और 1/3। MCQ
13 नंबर की सीरीज का 8वां सवाल, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सबसे अधिक लाभकारी साबित हुई किसके लिए? किसानों के लिए, अंग्रेजों के लिए, जमींदारों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? आपको इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। 9वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में सहायक संधि का प्रतिपादन किया गया। आपको बताना है कि भारत में सहायक संधि का प्रतिपादन किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड एमरहर्स्ट ने और लॉर्ड डलहौजी ने। MCQ 13 नंबर की सीरीज का 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सहायक संधि थी। आपको बताना है कि सहायक संधि किस प्रकार की संधि थी? एक राजनीतिक संधि, एक व्यापारिक संधि, एक सैनिक संधि, और इनमें से कोई नहीं? MCQ 13 नंबर की सीरीज का 11वां प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के साथ की थी? 4 विकल्प हैं आपके सामने, हैदराबाद, मराठा, मैसूर और अवध। हैदराबाद, मराठा, मैसूर और अवध, इन 4 में से किसके साथ वेलेस्ली ने सबसे पहली सहायक संधि की थी? MCQ 13 नंबर की सीरीज का 12वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, पहली रेलवे लाइन बंबई और किसके बीच बिछाई गई थी? 4 ऑप्शन है, मद्रास, थाना, पूना और इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल किस वर्ष बनाया गया? आपको बताना है कि लॉर्ड डलहौजी किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1838, 1848, 1858 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। किसी एक उत्तर का, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। MCQ 13 नंबर की सीरीज का 14वां सवाल, 14वां प्रश्न, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस देशी रियासत का विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी ने विभिन्न देशी रियासतों का विलय किया था। युद्ध के द्वारा, गोद निषेध की प्रथा लागू करके, कुशासन के नाम पर पद और पेंशनों की समाप्ति करके। तो यहाँ सवाल आपसे पूछा गया है कि कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस देशी रियासत का विलय किया था? 4 ऑप्शन है, सतारा, झांसी, अवध और उपरोक्त सभी। और इस तरह से MCQ सीरीज नंबर 13 का अंतिम और 15वां प्रश्न, आज के MCQ टेस्ट सीरीज का अंतिम और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी। तो इस तरह से MCQ 13 नंबर की सीरीज में भी 15 सवाल आपको दिए गए हैं। उम्मीद है कि यह 15 सवाल भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, करेंगे और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने उत्तर को हम तक पहुंचाएंगे। इस तरह से आज के MCQ 13 नंबर की सीरीज के 15 सवाल समाप्त हुए। फिर अगली बार हम एक नए सीरीज को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इन 15 प्रश्नों को हल कीजिए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जवाब दीजिए, और जो लोग नए हैं कम से कम चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच अधिकाधिक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इन्हीं बातों के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।